अंधेरा चाहे कितना भी गहरी हो, एक चिंगारी काफी होती है रोशनी के लिए। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर 3A डिमांड एनालिसिस को स्टार्ट किया हुआ है। इसका ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 तक अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर अभी चेक करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज करें। आज हम जो करने वाले हैं ना, जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले, वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये टॉपिक से 6 से 8 मार्क्स का वेटेज रहता है क्वेश्चन आने का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले लॉ ऑफ डिमांड। अभी देखो, लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दूंगी डिमांड के बारे में, जो हमने पहले ही किया है। डिमांड क्या है? डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस ऑफ द कमोडिटी प्लस एबिलिटी टू पे। ये तो डिमांड का डेफिनेशन था, जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है लेक्चर 1 में। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? लॉ ऑफ डिमांड। अभी डिमांड का भी ना कुछ लॉ दिया गया है, मतलब इसको ना ऐसे प्रिडिक्ट किया गया है। डिमांड को ना इतना एनालाइज किया, इतना स्टडी किया इकोनॉमिस्ट लोगों ने, और फिर जाकर एक थियरी दिया जिसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। अब ये लॉ ऑफ डिमांड को इंट्रोड्यूस किसने किया था, मतलब लॉ ऑफ डिमांड दिया किसने? लॉ ऑफ डिमांड इंट्रोड्यूस किया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल। अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, अल्फ्रेड मार्शल एक इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने इकोनॉमिस्ट में महारत ही हासिल किया है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ स्टडी किया जिसके बेसिस से उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम रखा लॉ ऑफ डिमांड। अभी प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ को प्रपोज किया है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लॉ ऑफ डिमांड को। बट इन्होंने किसमें इंट्रोड्यूस किया है? इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक, इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन किया है जो लॉ ऑफ डिमांड है क्या। और ये बुक्स कब पब्लिश किया गया? ये बुक को पब्लिश किया इन द ईयर 1890 में। 1890 का सन था, मतलब ईयर था, जिसमें इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी ने लॉ ऑफ डिमांड को लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ द बुक में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। एक बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने अपने जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्वेंट किया है, जो भी इन्होंने खोज किया, वो सारी चीजें इस बुक में उन्होंने लिखा है। अब ये बुक्स में लिखा, बट ये बुक्स को पब्लिश कब किया? ईयर 1890 में। अभी इन्होंने अपनी बुक्स में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में क्या कहा है? लॉ ऑफ डिमांड के बारे में इन्होंने कहा है कि ये लॉ ऑफ डिमांड जो है, ये शो करता है, ये दर्शाता है कि रिलेशनशिप क्या है प्राइस का और डिमांड का। मतलब ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड, जो प्राइस और डिमांड का रिश्ता क्या है एक दूसरे से। अभी इन्होंने जो किया इन्वेंस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कि रिश्ता क्या है प्राइस का और डिमांड का। और उससे क्या बताया इन्होंने रिश्ता? इन्होंने बोला कि प्राइस और डिमांड का जो रिश्ता है वो इनवर्स है, मतलब उल्टा है, डायरेक्ट नहीं है। एक होता है ना 36 का आंकड़ा वाला, जो अगर प्राइस तुम ऊपर जा रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगा। डिमांड क्या कहता है कि प्राइस तू ऊपर जा रहा है ना, तो मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मैं नीचे जाऊंगा। अगर प्राइस तू नीचे जा रहा है ना, तो डिमांड कहता है कि मेरा तुमसे नहीं जमता, तो मैं नीचे नहीं जाकर ऊपर जाऊंगा। मतलब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आएगी। तो अभी देखो, इन्होंने अपनी बुक में ये दर्शाया कि प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है। अभी स्टेटमेंट क्या बोला इन्होंने, वो देखते हैं। इन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट लॉ का, इन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट ऑफ अ लॉ, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ डिमांड क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, अभी हम वो देखने वाले। इन्होंने क्या कहा कि अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट का मतलब क्या है?
मतलब वो सारे फैक्टर्स जिससे डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है वो सारे ना कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, if the higher in a price of a commodity is smaller in the quantity demanded of a commodity, and if the lesser in a price of a commodity, demand of a commodity will be rise। मतलब क्या है, देखो इन्होंने क्या कहा, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ज्यादा हो रही है, मतलब हाई कर रही है, राइज हो रही है, तो डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी विल बी फॉल, मतलब ये कमोडिटी का डिमांड जो है वो कम होएगा। जिसकी मैंने कहा था अभी 36 का आंकड़ा है दोनों का, ये दोनों कभी भी साथ में नहीं चलता, ये दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इन्होंने कहा है अपने डेफिनेशन में, अपने स्टेटमेंट में, अल्फ्रेड मार्शल जी ने कहा है अपने स्टेटमेंट में, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ज्यादा होगी तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कम होगी, मतलब फॉल होएगा। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कम होएगा तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइज करेगी, मतलब ज्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन, उल्टा रिलेशन, जब प्राइस ज्यादा होएगा तो डिमांड कम होएगा, जब प्राइस कम होएगा तो डिमांड राइज होएगा। अगर अदर वर्ड्स में कहा जाए तो व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल बी फॉल, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विल बी राइज, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है और उल्टा कर दो इसको। तो देखो ये तो हो गया, इन्होंने स्टेटमेंट में बोला है 36 का आंकड़ा प्राइस और कमोडिटी का है, वो कभी भी एक साथ नहीं जाती, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। ऐसे याद रख सकते हो, प्राइस और डिमांड अपोजिट डायरेक्शन में जाती है लॉ में, कभी भी साथ नहीं चलती। तो ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट। और आप जब एग्जाम में लिखोगे, एग्जाम में जब पूछा जाएगा ना लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करो विद अजम्पशन या एक्सेप्शंस, तो आप क्या क्या एक्सप्लेन करोगे? आप पहले स्टेटमेंट पहले आप डालोगे जो इंट्रोड्यूस किसने किया और किस बुक में किया और कौन से ईयर में इसको पब्लिश किया गया, हमने अभी पढ़ा था। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे स्टेटमेंट क्या है लॉ का, जो अभी मैंने बताया उनके पॉइंट ऑफ व्यू। फिर हम करेंगे उन्होंने जो भी पूछा होगा, अजम्पशन तो अजम्पशन लिखेंगे, एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अजम्पशन क्या है। अभी ये अजम्पशन क्या होता है, मतलब कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें जो इस लॉ पे लागू करती है, अगर ये शर्त फुलफिल हो रही है, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तभी लॉ अप्लाई करेगी। तभी देखो क्या अजम्पशन है, अजम्पशन ऑफ अ लॉ। इन्होंने क्या कहा है अजम्पशन में, पहला कांस्टेंट ऑफ इनकम, मतलब कांस्टेंट लेवल, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है, इनकम का जो लेवल है ना कंज्यूमर का, वो ना चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट मतलब होता है सेम, सेम होना चाहिए। कंज्यूमर का इनकम सेम होना चाहिए, इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। वो कैसे, देखो एक एग्जांपल ले लो। आप एक स्टूडेंट हो, आपकी मम्मी ने आपको ना पॉकेट मनी फिक्स किया है 100 रुपए पर मंथ। वो 100 रुपए से आप लोग 5 पैकेट चिप्स लेते हो, 10 रुपए का एक पैकेट चिप्स जो आती है वो वाली। लेकिन वहीं पे अचानक से एक दिन क्या हुआ, प्राइस जो है चिप्स की वो कम होकर 8 रुपए हो गई, 10 के जगह पे 8 रुपए हो गई। तो आप क्या करोगे, उस 8 रुपए का आप हो सकता है कि चिप्स का पैकेट 6 या 7 ले लो। तो देखो कैसे आपका डिमांड ज्यादा हो रहा है प्राइस के चेंज होने से, क्योंकि प्राइस में चेंज आया ना कमोडिटी का, चिप्स का प्राइस में चेंज आने की वजह से आपका डिमांड हो रही है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमांड। बट इनकम में चेंजेस आने से क्या होते है, देखो आपको मम्मी 100 रुपए देती थी, जिससे आप 10 रुपए वाली चिप्स का पैकेट 5 लेते थे। एक दिन अचानक से आपकी मम्मी क्या बोली, बेटा आज से तुम्हारा पॉकेट मनी 200 रुपए हो गए, 200 रुपए आपकी इनकम हो गई। एज ए स्टूडेंट आपका इनकम क्या हो गई, 200 रुपए। तो आप प्राइस तो 10 ही है, बट आप कितने पैकेट चिप्स ले सकते हो उससे, 200 रुपए से 10 पैकेट। तो देखो ये जो चेंजेस आई है ना 10 पैकेट की, ये चेंजेस प्राइस के वजह से नहीं आई, बिकॉज प्राइस विल बी सेम। प्राइस में कोई चेंजेस ही नहीं हुआ है इस सेंटेंस में, इस एग्जांपल्स में।
यहाँ पे चेंज किस में हुआ है? इनकम में। इनकम ज्यादा होने की वजह से आपका डिमांड ज्यादा हो रही है। तो ये जो इनकम ज्यादा होने की वजह से हो रही है ना डिमांड ज्यादा, ये डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में अप्लाई नहीं होता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? इनकम जो है ना कंज्यूमर का वो सेम होना चाहिए, तब हमें पता चलेगी कि प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आई है, तब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होएगी। यानी कांस्टेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम जो है इसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इनकम के चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस हो रही है, जिसके वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो पा रही है। इन्होंने क्या कहा है? इनकम में जो चेंज आएगी ना, इन्होंने दिखाया इनकम में चेंज आने की वजह से डिमांड में चेंज आती है। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, बट प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं। नो चेंज size of a population। इन्होंने क्या कहा है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन जितनी है उतनी ही होनी चाहिए, तभी हमें पता चलेगा रियल लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रही है या नहीं। प्राइस में चेंजेस होने की वजह से डिमांड कितना ज्यादा हो रही है कितना कम हो रही है, यहाँ पे ये चीज पता चलेगी। तो एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग ना जिस सिटी में रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, वहां पे एग्जाम्पल ले लो 100 लोग रहते हैं, 100 पीपल रहते हैं। वो 100 पीपल 10 रुपए वाली बिस्किट का डिमांड करते हैं हर रोज, तो कितना डिमांड होगी टोटल? 100। अभी 100 पीपल है, वो रोज बिस्किट की डिमांड कर रही है, तो कितना आएगी टोटल डिमांड? टोटल डिमांड हो रही है 100 बिस्किट की। अभी अचानक से एक दिन क्या हुआ कि पीपल में चेंजेस आई, मतलब उसी सिटी में 200 लोग आ गए, 200 पीपल हो गए, और ये लोग डिमांड कर रहे हैं, तो टोटल डिमांड कितना हो रही है? 200। यहाँ पे क्या प्राइस की वजह से हुआ? प्राइस तो सेम ही है, 10 रुपए की बिस्किट एक पैकेट। तो देखो यहाँ पे प्राइस की वजह से चेंजेस नहीं हो रहे, यहाँ पे पॉपुलेशन की वजह से चेंज हो रहे। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि पॉपुलेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन 100 का है तो 100 ही होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर उसमें चेंजेस हुई तो हमें डिमांड कैसा काम कर रहा है, लॉ ऑफ डिमांड कैसे काम कर रहा है, वो पता लगाना मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए वो कहता है कि अगर पॉपुलेशन सेम है, जैसा था वैसे ही है, तो अगर उस प्राइस में ऊपर नीचे होता है तो हमें पता चलती है जो डिमांड में कैसे ऊपर नीचे हो रही है। तो ये कहना चाहता है कि साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज नहीं होना चाहिए। अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज होती है तो लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट करता नहीं है, मतलब काम नहीं करता वहां पे। अगर साइज में पॉपुलेशन के साइज में चेंजेस नहीं होती है तब लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी हम थर्ड पॉइंट क्या देखेंगे? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स। नॉट चेंज। अभी हम लोग थर्ड पॉइंट देखने वाले कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में चेंजेस नहीं आनी चाहिए। वो कैसे? देखो आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में अगर चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे अप्लाई अफेक्ट पड़ती है। जैसे कि चाय और कॉफी, एग्जाम्पल लेते हैं। चाय, एक चिंटू है, चिंटू नाम के लड़के को चाय रोज पीने की आदत सी है, मतलब रोज चाय पीता है, वो चाय उसे पसंद है। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ, चाय जो 10 रुपए में देती थी वो
15 रुपए में हो गई, तो डिमांड क्या करेगी, फॉल करेगी। लेकिन वहीं पे अगर चाय 10 रुपए वाली 5 रुपए में हो गई तो डिमांड हो सकता है चिंटू चाय पीना और ज्यादा कर दे, क्योंकि उसे पसंद है चाय पीना, तो वो और चाय पी सकता है। लेकिन वहीं पे हो सकता है कि कॉफी का प्राइस 15 से 5 हो गई और चाय का प्राइस सेम है, 10 का 10 ही है। चाय का प्राइस 10 का 10 ही है, कॉफी का प्राइस 15 से 5 हो गई, कॉल किया, ये 10 का 10 ही है। तो चिंटू क्या चाय ही पिएगा? चिंटू हो सकता है कि कॉफी के तरफ शिफ्ट हो जाए, वो बोलेगा कॉफी पियेंगे, कॉफी का डिमांड क्या हुआ, राइज हो गई और इसका डिमांड कम हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब ये कह रहा है, लॉ का कहना है कि सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस पे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस चेंज हुई सब्सटीट्यूट गुड्स का, तो ये मेन गुड्स जो है जिसका हम डिमांड का पता लगा रहे थे तो उस पर अफेक्ट हो रहा है, वो प्राइस के वजह से नहीं हो रहा है। वो किसके वजह से हो रहा है? सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंजेस आने के वजह से हो रहा है, मेन गुड्स में चेंजेस आने के वजह से नहीं हो रहा है। तो कहना ये चाहता है ये लॉ, जो सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस का चेंजेस कांस्टेंट होना चाहिए। प्राइस जो है सब्सटीट्यूट गुड्स का, जैसे पेप्सी और कोक, तो कोक का प्राइस जो है ना वो सेम के सेम होना चाहिए और पेप्सी के प्राइजेस में चेंज होना चाहिए, ना कि कोक की प्राइस में चेंज होना चाहिए और पेप्सी का प्राइस सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्सटीट्यूट गुड्स की प्राइस सेम हो तभी ये लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताई थी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसा होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसी कोई गुड्स जो साइमल्टेनियसली कंज्यूम किया जाए या फिर एक साथ कंज्यूम किया जाए, यानी कि ऐसी गुड्स जो ज्वाइंट हो, जो एक साथ ही यूज आता हो, एक के बिना दूसरा अधूरा हो। तो ऐसे गुड्स के प्राइस में ना चेंजेस नहीं आनी चाहिए। अगर उसके प्राइस में चेंज आ रही है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंज आ रही है, तो मेन गुड्स जो है ना उसके डिमांड पे जो अफेक्ट पड़ेगी ना वो उसके प्राइस के वजह से नहीं अफेक्ट पड़ेगी, मतलब मेन गुड्स की प्राइस के वजह से अफेक्ट नहीं पड़ेगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस में चेंजेस आ रही है, इसके वजह से अफेक्ट पड़ेगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, ब्रेड और बटर। एक एक सोनू है, ओके, वो सोनू को ना रोज ब्रेड और बटर खाता है, ब्रेकफास्ट में वो रोज ब्रेड और बटर ही खाता है। एक दिन क्या हुआ, ब्रेड और बटर ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो वो रोज साथ में खाता है, ब्रेड में बटर मिलाकर खाता है। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से बटर में प्राइस में ना चेंजेस आ गए, मतलब बटर जो 30 रुपए की थी वो 40 रुपए की हो गई और ब्रेड का प्राइस सेम का सेम ही है। तो हो सकता है कि सोनू ब्रेड का डिमांड करना ना थोड़ा कम कर दे, क्योंकि बटर की प्राइस में चेंज आ गई, प्राइस ज्यादा हो गई, जिसके वजह से वो ब्रेड का डिमांड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे डिमांड कम हो रहा है इसका। ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये क्या कह रहा है कि ब्रेड का मेन गुड्स जो है, जो ब्रेड है जिसके साथ वो बटर मिलाकर खाता है, क्योंकि बटर के बिना ब्रेड अधूरा है, उसके वजह से डिमांड पे असर पड़ रहा है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, इसके प्राइस में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, इसका प्राइस सेम ही होना चाहिए। जो चेंजेस होएगी ये ब्रेड में चेंजेस होनी चाहिए, तभी पता चलेगा जो लॉ ऑफ डिमांड अफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंजेस हो रही है तो फिर यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं हो रही है। जिसकी कार और पेट्रोल की प्राइस में चेंज आने की वजह से कार का डिमांड कम होना, ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं कहता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है, कार का कुछ चेंजेस होना चाहिए, कार के प्राइस के वजह से कार के डिमांड में अफेक्ट होना चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा। तो ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। इसका मतलब क्या होगा? नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ फ्यूचर प्राइस, इसका मतलब ऐसी जो कंज्यूमर को ना ऐसा कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहनी चाहिए जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है या फिर कम होने वाली है। अगर कंज्यूमर मानो माना मानो कि आप हो एक कंज्यूमर जो ऑनियन का डिमांड कर रहे हो, आपको ऐसा मतलब फील आ रहा है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, जो फ्यूचर में जाकर अनियन की प्राइस 100 से ना 200 होने वाली है, 100 भी ज्यादा प्राइस है अनियन की, फिर भी आप क्या करोगे? प्रेजेंट टाइम में उसका डिमांड और ज्यादा करोगे, बोलोगे जो फ्यूचर में तो और महंगाई आने वाली है, तो अब भी महंगा जो है उसको भी थोड़ा सा और खरीद लेते। माना कि वो अभी भी महंगा है, फिर भी डिमांड ज्यादा होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि फ्यूचर की प्राइजेस पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए कोई भी गुड्स। ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी ना तो डिमांड यहाँ पे ना बढ़ने लगेगी, प्रेजेंट टाइम में डिमांड बढ़ने लगेगी, जो लॉ ऑफ डिमांड नहीं चाहता। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्रेजेंट टाइम का प्रेजेंट प्राइस पे ध्यान दो, ना कि फ्यूचर के बारे में सोचो। तो ये हो गया नो एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर प्राइस। अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्सेशन। मतलब टैक्स में ना चेंजेस नहीं होना चाहिए, नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। अभी ये कैसे? देखो, जो बिस्किट 10 रुपए की दे रही थी उस पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि 10 रुपए की जीएसटी या फिर ड्यूटी चार्ज करो। ड्यूटी का मतलब भी होता है टैक्स, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जो 10% एक्स्ट्रा चार्ज हो रही है ना, जो 10% चार्ज होने के बाद वो प्राइस क्या हो गई बिस्किट की? 11 रुपए। तो 11 रुपए की बिस्किट हो गई, तो जिसके वजह से डिमांड कम हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो 10 रुपए के अलावा और अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके वजह से डिमांड कम होती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा चार्ज होने की वजह से, टैक्सेशन में चेंज आने की वजह से जो डिमांड कम या ज्यादा हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस, रियल प्राइस के वजह से चेंजेस होना चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगी। अगर चेंज होता है टैक्सेशन में, टैक्सेशन भी ना सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर टैक्स में चेंज आती है तो डिमांड में चेंज आएगी, तो फिर वो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे अप्लाई नहीं करेगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? टैक्सेशन पॉलिसी जो है ना सेम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा मतलब अजप्शन का सेकंड लास्ट पॉइंट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नो चेंजेस इन टेस्ट, प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स। अभी देखो ये जो पॉइंट है ना, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, ये कैसे डिमांड पे अफेक्ट करती है? अगर क्या कह रही है लॉ ऑफ डिमांड? किसी भी कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस या फिर हैबिट्स नहीं चेंज होना चाहिए। अगर इसके वजह से डिमांड पे अप्लाई हो रही, डिमांड पे अफेक्ट हो रही है, तो लॉ ऑफ डिमांड वहां पे अप्लाई नहीं होगी। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहती है? जो टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट्स सब ना सेम होना चाहिए, तब हम लॉ ऑफ डिमांड पता लगा सकते हैं जो डिमांड कैसे बढ़ रही है और कम हो रही है प्राइस के वजह से। क्योंकि हमने देखो स्टार्टिंग में ही पढ़ा है स्टेटमेंट में, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मतलब बाकी फैक्टर्स जो है जिसके वजह से डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होना चाहिए, तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होती है। तो हमने जो अभी भी पढ़ा है अजप्शन, वो सब किसके बारे में था? ये सब फैक्टर्स के बारे में था, जैसे कि इनकम हो गई, टेस्ट हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हो गई, सब्सटीट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे फैक्टर्स है जिसके वजह से डिमांड चेंज होती है। प्राइस में चेंजेस होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में। तो अभी देखो नो चेंज इन टेस्ट, मतलब टेस्ट में अगर चेंज हुई तो प्राइस बढ़े या कम हुए उसके वजह से डिमांड पे अफेक्ट नहीं पड़ा है, सिर्फ टेस्ट के वजह से हो रहा है। जैसे कि मुझे आइसक्रीम खाना बहुत पसंद थी, तो मैं आइसक्रीम का डिमांड करती थी, अचानक से ना मुझे आइसक्रीम ना पसंद नहीं आने लगी, मेरी टेस्ट ना चेंज हो गई, मैं अभी चॉकलेट्स खाना पसंद करती हूँ। तो मेरा डिमांड किसके तरफ जाएगी? चॉकलेट की तरफ। और आइसक्रीम का टेस्ट
डिमांड क्या होगी, कम होगी। ये किसके वजह से हो रहा है, प्राइस के वजह से हो रहा है? नहीं, मेरे पसंद नापसंद होने के वजह से डिमांड पे अफेक्ट हो रहा है, मेरे प्रेफरेंसेस के वजह से डिमांड पे अफेक्ट हो रहा है। मुझे ना चॉकलेट्स खाने की आदत सी थी, हैबिट्स, लेकिन मेरी आदतें ना छूट गए। अभी मैं चॉकलेट खाना ना कम कर दी, चॉकलेट अभी मैं खाती नहीं, आदत ही छोड़ दी। डॉक्टर ने बोला दांत खराब हो जाएगी। लेकिन उसमें अगर चॉकलेट में प्राइस बहुत कम हो गई, वो 50 रुपए की चॉकलेट मुझे 5 रुपए में भी देगा ना, मेरी आदतें छूट गई है, तो मैं चॉकलेट का डिमांड नहीं करूंगी। क्या ये प्राइस की वजह से हो रहा है? नहीं, मेरे हैबिट्स की वजह से हो रहा है, मेरी आदतें चेंज हो गई। तो ये सारे फैक्टर्स में ना चेंजेस नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंजेस होनी चाहिए। प्राइस और कमोडिटी डिमांड का रिलेशनशिप बताता है लॉ, बाकी फैक्टर्स का नहीं। तो ये हमने अजप्शन पढ़ा। एक चीज और बताना भूल गए, वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। देखो, डिमांड को ना सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो कैसे किया जाता है, डी एक्स इक्वल टू एफ इंटू एफ पी एक्स। ये क्या है, डी एक्स, डी एक्स मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, डी मतलब डिमांड होता है, एक्स मतलब कमोडिटी होता है, एफ मतलब फंक्शनल होता है, पी मतलब प्राइस होता है, और एक्स का मतलब तो बताइए कमोडिटी होता है। ये देखो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड, सिंबॉलिकल ऑफ डिमांड मतलब ये रिप्रेजेंट डिमांड को कैसे किया जाता है, सिंबॉलिकल। डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, मतलब डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ये सिर्फ डिमांड और प्राइस के बारे में लो, बाकी फैक्टर के बारे में नहीं है। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा कि अजप्शन क्या होती है, कुछ कंडीशंस जो चेंजेस होने के कारण या नहीं होने के कारण डिमांड पे कैसे अफेक्ट होती है। अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।